नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने जहाँ तक पढ़ाया था आज उससे आगे का पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आप लोग को वो तीनों किताब याद करवा दें जिससे आपको कभी ना भूले और ऑप्शन में आए तो आप लोग उसे अच्छे से कर पाएँ। आइए, आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज हम एक बुक का नाम पूछेंगे, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो कम शब्दों में ज़्यादा उत्तर आपको मिलेंगे और आपको अपने पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। अभी आप लोग को नहीं लग रहा, जब आप लोग पेपर देंगे तो आपको पक्का जब विश्वास हो जाएगा कि सच में इस चैनल से जुड़ने से फ़ायदे हैं। तो पहले हम आपको वो तीनों किताब याद करवा देते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था अल्बेरूनी पहली बार हिंदुस्तान आ रहा तो उसकी किताब कौन सी है? किताबुल हिंद, हिंदुस्तान से हिंद, ठीक। और उत्बी की कौन सी किताब है? उत्बी से उल याद रखिए, किताबुल यामिनी। और फिर दोषी, फिर से दोषी, फिर से जो दोषी उससे शाह के पास ले जाएंगे, यानी राजा के पास, तो शाहनामा उन्होंने लिखा, फिर दोषी, ठीक है। तो आप लोग शाहनामा किसने लिखा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब आगे शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध 1194 में पराजित किया। कब पराजित किया? 1194 में। इससे पहले किसे पराजित किया था इन्होंने? इससे पहले इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को। जयचंद जीत चुका था, जयचंद एकदम युद्ध जीत चुका था। इत्तेफाक से उसके आँख में एक तीर आकर लग गई और हाथी पे बैठा होता, हाथी पे नाद होता, तो आँख में जब तीर लग गई तो ऐसे झुक गया। तो क्या हुआ कि उसके सैनिक सब भागने लगे कि राजा मर गया, तो इसलिए गोरी जीत गए। समझिए, इनके साथ लक इनका बहुत काम कर रहा था उस टाइम। तो इस जयचंद को नहीं तो ये पराजित तो नहीं कर पाते, ठीक है। फिर आगे देखिए, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आया? मोहम्मद गोरी। और इसी संप्रदाय के अनुयायी थे अकबर, सूफी संत शेख मोइनुद्दीन, मतलब इनके वंशज के, जिसको कहा जाता है जिसकी वजह से सलीम का जन्म हुआ था, ठीक है। सिक्कों पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी द्वारा बनवाई गई थी। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी द्वारा बनवाई गई थी। अगला, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बख्तियार, एको पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण सा दास था। साधारण सा क्या था? दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये लोग दासों पर बहुत ध्यान देते थे, तभी तो लोग उनको प्रशिक्षण देते थे, पढ़ाते थे, लिखाते, तभी तो युद्ध जीतते थे। तो इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला, दो विश्वविद्यालय थे बौद्ध धर्म के, इसने उसे नष्ट कर दिया। मतलब कहा जाता नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक ऐसे धूं धूं कर जलता रहा, उसमें जितनी पुस्तकें थी सब नष्ट हो गई, वरना बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जिसको इसने, बख्तियार ने, ये बहुत गलत काम इसने किया था, नष्ट कर दिया, ठीक है। नहीं तो आज हम लोग को बहुत से नॉलेज होते हैं, अच्छी अच्छी बुकों पढ़ने का मौका मिलता है। आगे देखिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर 3 गुलामों ना, जब ये यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। 3 गुलाम ये किसके थे? मोहम्मद गोरी को। ये लोग अपने गुलामों पर पूरा ध्यान देते थे। वो 3 गुलाम कौन थे? यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब आप लोग देख लीजिए अल्बेरूनी कौन थे, कहाँ से आए थे, और इनके यहाँ से पढ़ लेंगे तो अल्बेरूनी के बारे में कुछ भी पूछ ले आप कहीं गलत कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले इनका देखिए, अल्बेरूनी का पूरा नाम क्या था, इसे कहानी की तरह देखिए किस तरह इनके साथ हुआ, फिर इन्होंने इतना महान काम किया। पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद। आप लोग से इतना नहीं पूछेगा लेकिन जान लीजिए, अथवा अल्बेरूनी, अल प्लस बिरूनी था।
उसका जन्म मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। ख्वारिज़्म में हुआ था। उसके जन्म की तिथि 973 ईस्वी मानी जाती है। अल-बेरूनी ईरानी मूल का एक फ़ारसी लेखक था। कहाँ का? ईरानी मूल का एक फ़ारसी लेखक था। इनकी अनेक रचनाएं मातृभाषा फ़ारसी में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, 1017 में, इसको अब कहानी की तरह देखिए, ईस्वी को महमूद गजनवी द्वारा क्या करता है, महमूद गजनवी ख्वारिज़ पर आक्रमण करता है और ख्वारिज़ पर क्या कर लेता है। एक बार महमूद गजनवी 1017 में ख्वारिज़ पर आक्रमण किया और उसने ख्वारिज़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अल-बेरूनी को बंदी बना लिया और उसे अपने साथ गजनी ले आया। गजनी में उसके जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ। किसके? अल-बेरूनी का। सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में 1030 ईस्वी में उसने अपनी विख्यात पुस्तक किताबुल हिंद, ऐसे तहकीके हिंद भी कहा जाता है, की रचना की। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, किताबुल हिंद इसी को तहकीके हिंद भी कहा जाता है, की रचना की। परंतु इस पुस्तक में सुल्तान महमूद के कार्यकाल का विवरण नहीं दिया गया है ना। इस पुस्तक में इन्होंने सुल्तान कार्यकालों का विवरण नहीं दिया। ये हिंदुस्तान के इतिहास के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के लिए किताबुल हिंद एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे हमें बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। यह 80 अध्यायों और अनेक उपाध्यायों में विभक्त है। अल-बेरूनी का विवरण महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण से पूर्व अथवा 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। ठीक है, उसके बाद क्या, अल-बेरूनी भारतीय समाज का मुख्य विशेषताएं वर्ण व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख करता है। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। सर्वोच्च वर्ण क्या था? ब्राह्मण। अल-बेरूनी के अनुसार पराशर के पुत्र व्यास ने हिंदी के वर्णमाला की खोज की थी। किसके अनुसार? अल-बेरूनी के अनुसार। ये नहीं कि ऐसे आप लिख दोगे, इनके अनुसार पराशर के पुत्र व्यास ने हिंदी वर्णमाला की खोज की थी। इसमें 50 अक्षर थे। अब अल-बेरूनी से आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाता, 1-2 बार पढ़ लेंगे याद रहेगा, बहुत पूछे जाते हैं। इनकी किताब बेहद इम्पॉर्टेंट है, उसे ज़रूर याद रखिएगा। अब तुर्क कैसे आए, उनके बारे में ये मैंने पूरा आपको दे दिया है, तो आप इतना भी पढ़ लेंगे तब भी नहीं है कुछ कहीं जाएगा। तुर्कों का आक्रमण सबसे पहले कौन था? अलप्तगीन। इन्होंने क्या किया? गजनी वंश के संस्थापक थे। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज की स्थापना की। गुलाम एवं दामाद दोनों थे। फिर सुबक्तगीन, ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था। तुर्क ये है, और उससे पहले अरब थे। अब कौन आक्रमण कर रहा? तुर्क। ये 986 में ईस्वी में सुबक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया था। भाग लिया था, उसमें जयपाल पराजित हुआ था। उसके बाद कौन आ रहा? तीसरे नंबर पर महमूद गजनवी। गजनी यामनी वंश यानी ज्येष्ठ पुत्र, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। यह उपाधि कहाँ से प्राप्त होती है? बगदाद के खलीफा से। ठीक है, इसने ही महमूद गजनवी ही भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ शिव मंदिर जो गुजरात में है पर आक्रमण करता है। ठीक, उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी आता है। मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी से कहेंगे ना, इसका पूरा नाम है। और ये कौन सा है? संसवानी गोर वंश। भारत में तुर्की राज का संस्थापक, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। मध्यकालीन भारत पर 3 बार आक्रमण हुआ। सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी। फिर मोहम्मद गोरी के 3 दास अभी हमने बताए थे। ताजुद्दीन यलदौज, ये गजनी का था। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का सुल्तान बना, लाहौर और दिल्ली, इसका दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम वो राजधानी लाहौर थी। नासिरुद्दीन कुबाचा कहाँ का था? उस समय इन्होंने कहाँ इसको नियुक्त किया था? उच्च या मुल्तान। इख्तियारुद्दीन खिलजी बंगाल का। ठीक,
तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। हम आपको PDF ज़रूर शेयर कर देंगे। अब ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि सबसे पहले आप इसमें देखिए सबसे लंबा वंश कौन चला। तो यहाँ से अब दिल्ली सल्तनत, इलबरी वंश, इलबरी वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं। पहला, इसमें कितने शासक हुए? 11। खिलजी वंश में 5, तुगलक वंश में 9, सैयद वंश में 4, लोधी में 3। तो सबसे बड़ा समय तक किसने शासन किया? 11 शासक थे, 11 शासक। ठीक है। फिर खिलजी वंश में 5 शासक थे, तुगलक वंश में 9। तो अगर शासकों के रूप में पूछा जाएगा तो आप गुलाम वंश के बताएंगे। ठीक है। जिसने 11 शासक इसमें शासन करे। गुलाम वंश में सबसे पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक एक शासन कर रहा। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। फिर उसके बाद उसका बेटा आराम शाह 1210 में, एक ही साल। फिर इल्तुतमिश आ गए। ठीक, 1206 से 1210 में जो कार्य होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक करेंगे। इसको हम सब अच्छे से आपको पढ़ाएंगे बाद में। इल्तुतमिश, इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ ले गए? दिल्ली। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। फिर मोइजुद्दीन बारहम शाह 1240 से 1242 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1296 तक। ठीक। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। गियासुद्दीन बलबन, उसके बाद बलबनी राजवंश हो गया। तो गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक शासक करता है। फिर मोइजुद्दीन कैकुवाद 1287 से 1290, क्यूमार्स 1290। ठीक। अब खिलजी वंश आ गया इनके बाद। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक हैं, 1290 से 1296। फिर अलाउद्दीन, जो उसका दामाद था खिलजी का, जलालुद्दीन फिरोज का, तो 1296 से 1316 तक शासन करता है। बहुत महान शासक था। शिहाबुद्दीन उमर 1316 से 35 दिन के शासक। सबसे कम दिन शासन इन्होंने किया था, सिर्फ 35 दिन। याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन उमर। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक। नसरुद्दीन खुसरो खान 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320। फिर है तुगलक वंश में। आइए, तुगलक वंश में गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की, शाह 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक, बेहद बहुत बुद्धिमान, सबसे सारे सुल्तानों सबसे पढ़ा लिखा यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी योजनाएं इतनी अच्छी थी, लेकिन ये उन्हें सही टाइम पीरियड पे लागू नहीं करता था, इसलिए विफल हो जाती थी। मोहम्मद तुगलक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, और इसकी योजना इसलिए फेल हुई कि इसने ऐसे टाइम पर लगाया जो उस टाइम गलत था, बस, और कुछ नहीं। और राजधानी इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। फिरोज शाह तुगलक, ये भी बहुत अच्छे सुल्तान थे। 1351 से 1388 सच्चा मुस्लिम शासक इसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। फिर गियासुद्दीन तुगलक शाह सेकेंड 1388 से 1389। अबू बकर शाह 1389 से 90। मोहम्मद शाह थर्ड 1390 से 94। अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, 2 स्वतंत्र शासक। नसरुद्दीन महमूद शाह, नुसरत शाह। ठीक है। इसके बाद सैयद वंश के 4 शासक, खिज्र खान और मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह। प्रथम अफगान शासक लोधी वंश के, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।